Hello students, I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all. I hope you are healthy, safe and sound. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको होमवर्क लिख दे रहा हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लीज़ को ट्राई कीजिए, बड़ा सवाल है, आंसर भी मैं इसका आपको बता दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमें टॉपिक देखना है उसका नाम स्टोइशियोमेट्री है। और स्टोइशियोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि सारी रिएक्शंस स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से ही चलती हैं। तो हम समझते हैं पहले क्या है। कई लोग इसको स्टाइकियोमेट्री भी कहते हैं, कई जगह स्टोइशियोमेट्री कहा जाता है। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज़ कीजिए, दोनों ही अब शब्द अपने आप में ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वर्ड है स्टोइशियोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दो वर्ड थे, स्टोकियन एंड मेट्रॉन। स्टोकियन मीन्स एलिमेंट और मेट्रॉन मीन्स मेजर, यानी कि एलिमेंट्स के मेजरमेंट की बात होगी। अगर मैं बहुत सिंपल मायने में बताऊं कि स्टोइशियोमेट्री क्या है, तो बेटा स्टोइशियोमेट्री बैलेंस्ड इक्वेशंस में आपसे ये पूछेगा कि बताइए अगर मेरे पास 5 ग्राम कार्बन है, सपोज कीजिए मैं कंबशन करा रहा हूँ, इक्वेशन है C+O2 गिव्स CO2। आप सब जानते हैं कार्बन का मास 12 ग्राम है, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम और पूरे CO2 का 44 ग्राम। ये फिलहाल है क्या बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो स्टोइशियोमेट्री से हम क्या सीखेंगे, स्टोइशियोमेट्री से हम सीखेंगे कि अगर मैंने कार्बन 12 ग्राम ना लेकर 100 ग्राम लिया तो कितना लगेगा ऑक्सीजन और कितना बनेगा CO2। यानी कि स्टोइशियोमेट्री में रिएक्शंस में एलिमेंट्स की अमाउंट और वॉल्यूम के साथ की कैलकुलेशंस करी जाएंगी। अगर मैंने 100 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो कितना लगेगा कार्बन और कितना बनेगा CO2। या फिर मुझे 100 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड है तो कितना लगेगा ऑक्सीजन और कितना लगेगा कार्बन। तो स्टोइशियोमेट्री में हम अमाउंट की बात करने वाले हैं। देखिए अभी तक आपको यही सिखाया जा रहा है कि रिएक्शन में फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, परसेंटेज से फॉर्मूला कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है, तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं। तो केमिस्ट्री में अगर आपने स्टोइशियोमेट्री समझ ली तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इस चैप्टर का निपट गया। इस चैप्टर में लगभग सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बजा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए डाउट जहाँ है पूछिए। दोबारा से, स्टोइशियोमेट्री को दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, स्टोकियन एंड मेट्रॉन। स्टोकियन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। अब हमसे कहा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बना रहा है, सपोज कर लीजिए बेटा। तो कार्बन 12 ग्राम है, 32 ग्राम है, 44 ग्राम है, बराबर है लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास के बराबर है। यही बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। अगर एलिमेंट्स के नंबर बराबर होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका मास नंबर भी बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है, सपोज कीजिए कार्बन हो गया 5 ग्राम, तो कितना लगेगा ऑक्सीजन और कितना बनेगा CO2। ऑक्सीजन लेके चल रहा हूँ 5 ग्राम, कितना लगेगा कार्बन, कितना बनेगा CO2। CO2 भी 5 ग्राम मेरे पास, बताइए 5 ग्राम CO2 बनकर आया तो कितना लगा होगा ऑक्सीजन और कितना लगा होगा कार्बन। तो ये सब आपको इसमें सीखना है। इसके अलावा आप आगे सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ होते क्या है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सेकंड केस पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, अगर कार्बन की अमाउंट घटाकर 10 ग्राम कर दी जाए और ऑक्सीजन को 32 ग्राम ही छोड़ दिया जाए, अगर कार्बन की अमाउंट 12 से घटाकर 10 कर दी जाए और ऑक्सीजन को उतना ही रहने दे बेटे जितना रिक्वायर्ड था, तो ये बन गया अब लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। आप भी नाम समझ रहे हैं, एक्सेस वो जो जरूरत से ज्यादा है और लिमिटिंग वो जो जरूरत के हिसाब से कम है। सपोज कीजिए आपने घर में कोई शादी पार्टी या फंक्शन किया, जनरली घर में ऐसा होता है जब हम हलवाई वगैरह बैठाते हैं तो कुछ खाने पीने की चीजें जनरली थोड़ी कम रह जाती हैं और कुछ खाने पीने की चीजें बच जाती हैं। समझ रहे हैं आप, जैसे शादी पार्टी में आपने कोई फूड या आइटम बनवाया, वो एक बच गया बहुत ज्यादा, तो जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट और जो कम पड़ गया वो लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे ही रिएक्शंस में जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, इस रिएक्शन के लिए पूरा होने के लिए कार्बन का अमाउंट 12 और ऑक्सीजन का 32 के रेशो में चलना चाहिए। आप उसको डिवाइड करें जो भी रेशो निकल आएगा, तो कार्बन
और ऑक्सीजन में 12:32 के हिसाब किताब चलेगी भाई, तो काम चलेगा ठीक, वरना नहीं। अब आपने कार्बन तो कर दिया 12 से 10 और ऑक्सीजन रहा उतना ही, तो कार्बन यहाँ क्या कहलाएगा बेटा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो दूसरे वाला अपने आप ही क्या बन जाएगा बेटा एक्सेस रिएजेंट। एल आर मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग मीन्स जो लिमिटेड है, जो कम है, जो रिएक्शन में पहले ही क्या होगा बेटा खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और ई आर क्या है बेटा, ई आर हमारा है एक्सेस रिएजेंट। जो किसी रिएक्शन में मान लो दो के बीच में रिएक्शन हो रही है तभी लिमिटिंग और एक्सेस करा पाएंगे, तो सिंगल ही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो ये बात एप्लीकेबल नहीं है। दो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है किसी रिएक्शन में और एक की अमाउंट रिक्वायर्ड से कम है तो वो लिमिटिंग, और दूसरे की ज्यादा है तो वो एक्सेस। तो अपने आप ही कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। कोई सा एक ही कम होगा, दोनों कम नहीं हो सकते। आप अमाउंट लेके चल रहे हैं ना भाई, कुछ ना कुछ अमाउंट ले, तो एक रिक्वायर्ड एक रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग और जो बच जाए वो एक्सेस। अब मैं इसका रिवर्स करता हूँ, एग्जाम्पल 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12 ग्राम का मैंने यहाँ कर दिया 240 ग्राम, तो आपको दिख रहा है लगभग लगभग 20 टाइम्स कर दिया, ठीक है बेटा। और ऑक्सीजन कर दिया मैंने 320 ग्राम, तो ये हुआ है कितने टाइम्स बेटा 10 टाइम्स। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन तो कर दिया गया है 10 टाइम्स, जबकि कार्बन कर दिया गया है 20 टाइम्स। 12 से 240 20 गुना, यानी इसमें इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ और इसमें इंक्रीमेंट कम हुआ, जबकि बराबर होना चाहिए था। ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। बिल्कुल ध्यान से समझिए कि मैं बच्चों को एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ पेयर में, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ पेयर में। ब्लैक मेरे पास 100 है और ब्लू मेरे पास 80 है, तो बताइए कौन एक्सेस है और कौन लिमिटिंग जब पेयर बनाया जाएगा। तो ये 100 है और ये 80 है, ये 100 है और ये 80 है, तो 80 वाला कम है ना, पेयर बनाने हैं। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशो है, कोई एक्टिविटी कराई जा रही है जिसमें एक बॉय और एक गर्ल की पेयरिंग कराई जा रही है, कोई भी काम हो रहा है बेटा स्कूल में, मान लीजिए कॉम्पिटिशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बॉयज जो है क्लास में वो 36 है सपोज कीजिए, और जो गर्ल्स हैं वो 30 हैं, तो गर्ल्स कम हो गई ना, तो गर्ल्स वहां कहलाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट और बॉयज वहां कहलाएंगे एक्सेस रिएजेंट। इसका रिवर्स भी हो सकता है, सपोज कीजिए किसी क्लास में गर्ल्स ज्यादा है क्वांटिटी में, काउंटिंग में 50 में से 30 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज हैं, तो गर्ल्स हो गए एक्सेस रिएजेंट और बॉयज हो गए लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसी भी प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। आई होप अब ये आप समझ गए होंगे। अब आपको बुद्धि लगानी है, पेन्स को पेयर में बांटा जा रहा है, ये कम है, तो इसके खत्म होते ही डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा रुक जाएगा, इसके खत्म होते ही डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। नोट्स में मिलेंगे तुम्हें देखना, लिमिटिंग रिएजेंट के खत्म होते ही रिएक्शन रुक जाएगी, और जब रिएक्शन रुक जाएगी तो लिमिटिंग रिएजेंट ही रिएक्शन को बनने वाले प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेगा। दोबारा से सुनिए, किसी भी रिएक्शन में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसके कम अमाउंट में होने की वजह से वो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाएगा, और पहले ही खत्म हो जाने की वजह से काम रुक जाएगा। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट मुझे बताएगा कि कितना तो बना है प्रोडक्ट और कितना यूज हुआ है दूसरा रिएक्टेंट। इससे ही समझिए, ये 80 थे और ये 100 थे, तो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 80 पेयर्स, यानी इसके हिसाब से जो लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एंड हाउ मच अदर रिएक्टेंट विल बी यूज्ड। अगर ये 80 थे तो ये भी 80 ही इस्तेमाल हुए, तो प्रोडक्ट भी 80 ही बना और 20 पेन हमारे बच गए। 100 पेन ब्लैक थे, 80 पेन मेरे पास ब्लू थे, बच्चों को मैं एक पेयर बांट रहा था, एक ब्लैक का एक ब्लू का। जैसे ही 80 पेन्स खत्म हुए वैसे ही ब्लू का डिस्ट्रीब्यूशन भी हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि जो बच्चों को दे दिया प्रोडक्ट इतना यूज हुआ ब्लैक, रिएक्टेंट 80, वो अमाउंट्स हमारी किससे निकली बेटा लिमिटिंग रिएजेंट से। यानी कि हम इतना पता लगा सकते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है जो अमाउंट में कम है वही हमारी पूरी रिएक्शन को सेटअप करेगा, सारा रोल उसी का है। ठीक है, तो बेटा एक बार फिर से देखते हैं, किसी भी रिएक्शन में जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट और जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट। जो कम होता है उसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है
और वही हमको बताएगा कि कितना बनेगा प्रोडक्ट। मैंने आपको पेन के एग्जांपल से समझाया। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए हम पेन बनाने की फैक्ट्री में गए हैं, हम पेन बनाने की फैक्ट्री में गए हैं, तो वहां पर पेन के जो कैप होते हैं बेटा, जो पेन का कैप है वो बनते हैं 1000 पर आवर के हिसाब से, सपोज कर लीजिए बेटा। और जो पेन का लिखने वाला हिस्सा है, पेन बेस कह देता हूं मैं इसको, वो बनते हैं 500 पर आवर। जो पेन का कैप है वो 1000 पर घंटे के हिसाब से बन रहा है, जबकि जो पेन का बेस जिससे आप लिखते हैं वो बन रहा है 500 पर आवर के हिसाब से। तो अब आप मुझे बताइए कि टोटल पेन जो मार्केट में आप बेच सकते हैं, कैप लगा के बेचोगे, टोटल पेन जो सेल हो सकता है बाजार में वो कितने बनेंगे पर आवर? बताइए, 1000 बनेंगे कि 500 बनेंगे? पेन में कैप लगा के ही बेचोगे ना, ऐसे तो बेचोगे नहीं। तो टोटल पेन भी बेटा हमारे 500 ही बनेंगे पर आवर के हिसाब से। तो यहाँ पर ये कम था और यहाँ पे ये ज्यादा हुआ। एक कैप, एक पेन से बनता है एक कंप्लीट पेन। ये देखिए, थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ रफली। ये हमारा पेन हो गया, ये इसका भाई कैप हो गया। जब बाजार में जाएगा तो भैया कैप के साथ ही तो जाएगा। तो ये आप बना रहे हैं 1000 पर आवर, ये आप बना रहे हैं केवल 500 पर आवर, तो टोटल पेन भी 500 पर आवर ही बनेंगे। तो जो रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही बताएगा कि कितना तो बनेगा प्रोडक्ट और कितना यूज होगा दूसरा रिएक्टेंट, क्योंकि ये अब 500 बच गए। 1000 में से केवल 500 ही यूज हुए। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, फिर भी नहीं आया तो फोन कीजिए, वैसे समझ में आ जाएगा। बहुत एग्जांपल दे दिया आपको। जो बैलेंस्ड इक्वेशन है सब उसका गेम है बेटा। 1 कैप, 1 पेन, 1 कंप्लीट पेन। कैप यू हैव 1000 पर आवर, प्रोडक्शन रेट जो है 1 पेन जो बेस है वो 500 पर आवर है, तो ओवरऑल आपके 500 पेन्स बने पर आवर में। तो अब आप समझ गए कि जो लिमिटिंग है वही रिएक्शन को गाइड करता है। A limiting reagent is one which is present in lesser amount as compared to given balanced equation। बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे कम है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। द अदर रिएक्टेंट विल ऑटोमेटिकली बिकम एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वही आपको बताएगा कि रिएक्शन में कितना बनेगा प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे ही लिमिटिंग खत्म वैसे ही रिएक्शन भी रुक जाएगी। और लिमिटिंग ये बताएगा कितना आप इस्तेमाल करेंगे दूसरा रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, अब हम एक बेसिक बात और समझते हैं और फिर हम कल से इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। कंबशन इक्वेशन के बारे में ही बात है। उसमें ये बताया जा रहा है कि एक इक्वेशन को आप कितनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मीथेन का कंबशन कर रहे हैं बेटा। मीथेन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, बनने वाला CO2 भी गैस है, और बनने वाले वाटर को हम फिलहाल इसमें इक्वेशन के साथ लिक्विड ले लेते हैं, वेपर्स बनते हैं, लिक्विड मान लिया हमने। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? तो चेक करा, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, ये तो बैलेंस नहीं है भाई। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आएगा। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 4, यहाँ पे केवल 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। अब ये आपकी इक्वेशन क्या है बेटा? बैलेंस्ड है। जब भी आप स्टोइशियोमेट्री लगाएंगे तो आपकी इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब इसी एक इक्वेशन को आप मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट आपसे कहा था, आपका आगे भी काम आएगा। सबसे पहला सबसे जरूरी मास। मीथेन का मास निकालिए, 12 और 4 16, 16 ग्राम अगर तुम्हारे पास मीथेन है, 16 ग्राम अगर तुम्हारे पास मीथेन है तो वो 2 2 जा 4 यानी 4 ऑक्सीजन मीन 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा 44 ग्राम CO2 प्लस 36 ग्राम ऑफ वाटर। यानी अगर तुमने बैलेंस्ड इक्वेशन से मीथेन का कंबशन करा रहे हो
तो जब एक मीथेन का मॉलिक्यूल जलेगा तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगेंगे, एक CO2 बनेगा और एक सॉरी 2 बनेंगे हमारे वाटर के भी मॉलिक्यूल्स। मास में कन्वर्ट कर दिया, 16 ग्राम मीथेन एग्जैक्टली जलने के लिए, कंबशन होने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और 44 ग्राम बनाएगा CO2 और 36 ग्राम बनाएगा वाटर। हम आगे चले सेकेंड पॉइंट में। मैं चाहूँ तो इसको मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो नंबर आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो 1 मोल CH4 रिएक्ट करेगा 2 मोल किसके बेटा, ऑक्सीजन से, बनकर क्या आएगा बेटा, 1 मोल CO2 का और 2 मोल H2O के। क्या बात समझ में आ रही है? वो भी सिंपल बात है भाई, ये मोलर मास तो लिखा है तुमने, ये डबल लिखा है 2O2 का, वो CO2 का है, वो वाटर का है, तो मोल भी हो सकता है। मोल हो सकता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसी में लिख दूंगा मैं 6.02 into 10 की पावर 23 particles of methane combines with 2 into 6.02 into 10 की पावर 23 particles of oxygen, और इससे बनता है 6.02 into 10 की पावर 23 particles of CO2 और 2 into 6.02 into 10 की पावर 23 particles of H2O, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा फिर से आ गया। थर्ड में देखा मैंने, थर्ड में हम कह सकते हैं कि एक मीथेन का मॉलिक्यूल, मोल से हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वैसे एक CH4 का कंबशन कराना पॉसिबल तो नहीं है प्रैक्टिकली, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन के हिसाब से एक CH4 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन क्या रहा है बेटा, एक मॉलिक्यूल किसका, CO2 का, प्लस 2 मॉलिक्यूल किसके बेटा, H2O के। क्या बात समझ में आई? नहीं क्या, एक CH4 का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो बनता है एक मॉलिक्यूल CO2 का और 2 मॉलिक्यूल वाटर के। फोर्थ, जो गैसियस हैं, पहले कह दूं, फॉर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट STP तभी एप्लीकेबल होगा। 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 into 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, उससे बनकर आ रहा है 22.4 लीटर ऑफ CO2। वाटर आपने लिक्विड दिया है तो वाटर में एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ गैसेस के लिए। तो स्टोइशियोमेट्री में भी आपकी यूनिटरी मेथड वाली ही कैलकुलेशन चलनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए इसको ध्यान देना है। इसको आज यहीं तक रोकते हैं, छोटा सा एग्जांपल और बताऊंगा मैं इसका भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो आपको ध्यान देना है कि एक ही इक्वेशन से कितनी फॉर्म्स निकल सकती हैं। मैंने आपको देखे तो आप से 5 फॉर्म्स बता दिए बेटा, मोल से तो फिर सारी बात जुड़ी जाती है ना, सारा का सारा गेम मोल कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है। अभी यहाँ बैलेंस्ड है, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम। जब क्वेश्चंस आएंगे तो कोई ना कोई एक दिया जाएगा ज्यादा और एक दिया जाएगा कम। ये इस चैप्टर का बहुत ही कोर टॉपिक है, पे ध्यान देना है। दोबारा से, स्टोइशियोमेट्री का मतलब है एलिमेंट्स का मेजरमेंट, और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि रिएक्शंस में कितना लगेगा रिएक्टेंट, कितना बनेगा प्रोडक्ट और कैसे उसका प्रोसेस चलेगा। जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है वो है हमारा एक्सेस रिएजेंट। अब इसी सवाल को देखिए बेटा, ये जो मैंने इक्वेशन आपको बताई है इसी को देखिए ध्यान से। इक्वेशन गिवन है आपको, आपने बैलेंस करके मोलर मास लिख भी लिया। क्वेश्चन पूछ रहा है if you have 100 gram CH4, find mass of CO2 formed। सही है बेटा? तो आपने देखा दो के बारे में बात चली है, उन दो को ही रख दो आमने सामने, तो आपको मिला अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है तो 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 जो होगा खर्च हो जाएगा, लगेगा।
16 ग्राम CH4 हमें 44 ग्राम CO2 देगा। तो भैया 1 ग्राम CH4 कितना देगा? 44 अपॉन में 16 ग्राम ऑफ CO2। और कितना पूछा है बेटा? 100 ग्राम CH4 पूछा है। तो 100 इंटू 44 अपॉन में 16, 4 11 जा, 4 4 जा, 25 जा, 25 इंटू 11 ग्राम क्या बन जाएगा बेटा? CO2। आपके लिए सवाल है, आपके पास है 700 ग्राम O2। फाइंड मास ऑफ H2O फॉर्म निकालेंगे और आप मुझे बताएंगे भी। एक एग्जांपल और देखिए, एक बेसिक इक्वेशन और देखते हैं बेटा। हमारे पास है नाइट्रोजन गैस रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस इन दिस रेशियो एंड फॉर्मिंग NH3 इन दिस वॉल्यूम। यानी कि अगर पहले तो ये चेक कीजिए क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है। यू नीड टू चेक दिस, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाइट्रोजन 2, उधर भी नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 ग्राम, दो एटम का मास 28 ग्राम। हाइड्रोजन 6 है, एक का मास 1, तो ये हो गया 6 ग्राम। 2 इंटू नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 3, 17 2 जा 34 ग्राम। तो ये 28 ग्राम और 6 34 ग्राम, ये भी 34 ग्राम। लेफ्ट और राइट का सम बराबर है, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। सबसे पहले यही चेक करना होता है। अब सपोज कीजिए मैं इसकी अमाउंट 10 टाइम्स कर दूं तो 280 आएगा, और इसको मैं 5 टाइम्स करूं केवल तो ये 30 ग्राम आएगा। अब देखिए 28 ग्राम को 6 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 280 ग्राम को 600 रिक्वायर्ड होगा। तो ये क्या हो गया बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये हो गया हमारा एक्सेस रिएजेंट। तो अगर आपको ये 28 ग्राम दिया जाए, 6 ग्राम दिया जाए, कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर ये दिया जाए 280 ग्राम और ये दिया जाए केवल 30 ग्राम, तो ये हमारा क्या होगा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है वो लिमिटिंग है, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है वो एक्सेस है। मैं रिवर्स कर देता हूं। सपोज कीजिए इसका तो कराए 6 टाइम्स, जो भी वैल्यू आएगी, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 16। ये तो दिया है 168 ग्राम, और ये कर दिया है 10 टाइम्स यानी कि 60 ग्राम। तो भाई साफ दिख रहा है ना कि अब ये तो हो चुका है एक्सेस रिएजेंट और ये हो चुका है लिमिटिंग रिएजेंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, अब इस पे ही एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में फिर एक क्वेश्चन है, वो आप करेंगे, होमवर्क आपको दिया जाएगा। पहचानिए कि इनमें से कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस। 4-5 तरह से सवाल बन सकता है, वो आपको समझना होगा। सवाल है आइडेंटिफाई लिमिटिंग एंड एक्सेस। जब इक्वेशन ये है आइडेंटिफाई लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, LR और ER निकाल लीजिए। N2 देखिए, सवाल दिया है 1 मोल N2 है भाई, प्लस 3 मोल H2 है। दूसरा 2 मोल्स N2 एंड 5 मोल्स H2, 100 मॉलिक्यूल्स N2 के, 600 मॉलिक्यूल्स H2 के। बहुत ध्यान से देखना है बेटा। 500 एटम्स नाइट्रोजन के प्लस 900 एटम्स हाइड्रोजन के, 5.5 मोल्स N2 के और 5.5 मोल्स ही हैं हाइड्रोजन के। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, 1 मोल नाइट्रोजन को कितना चाहिए हाइड्रोजन बेटा? 3 मोल्स। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो भैया 1 मोल को 3 मोल चाहिए, तो पहले का आंसर हुआ नो LR ER। ना इसमें लिमिटिंग है और ना ही इसमें एक्सेस है, ये सब बराबर है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। दूसरे में देखिए, 1 को 3 चाहिए तो 2 को 6 लगेंगे। 1 नाइट्रोजन को 3 चाहिए हाइड्रोजन इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ 2 और 5 दे रखा है,
तो 2 वाला तो हो गया बेटा एक्सेस रिएजेंट, ये होना चाहिए था 6 लेकिन है 5, तो ये बनेगा ऑटोमेटिकली लिमिटिंग रिएजेंट। अगले पर देखिए, एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से, यहां कितने हैं 100 मॉलिक्यूल 600 से, एक मॉलिक्यूल को 3 मॉलिक्यूल तो 100 मॉलिक्यूल को 300 मॉलिक्यूल, तो ये हुआ एक्सेस और ये हुआ लिमिटिंग। बिल्कुल ध्यान से प्यार से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इक्वेशन बैलेंस होती है, बैलेंस के बाद जो नंबर लगता है उस पे वही उसका मोल बनता है, और अगर एटम है तो वही उसका एटम का नंबर भी हो जाएगा, वही उसका मॉलिक्यूल का नंबर भी हो जाएगा। एक इक्वेशन से आप कई सारे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। डी, अब मैं एटम की बात करूं तो N2 मींस 2 एटम और 3H2 मींस 6 एटम, तो 2 एटम 6 से रिएक्ट करते हैं, 2 एटम नाइट्रोजन के 6 से रिएक्ट करते हैं, तो 500 एटम तो 6 गुना से करेंगे रिएक्ट, 2 को चाहिए 6, तो 500 कितना चाहिए होगा बेटा, 2 3 6 होता है, तो 5 3 1500 आना चाहिए था। दोबारा से 2 एटम नाइट्रोजन के, 2 एटम हाइड्रोजन के, 6 एटम, 2 3 6, तो 5 3 15, आप तो कम है, आप कम है तो आप लिमिटिंग, आप ज्यादा है तो आप एक्सेस। दो रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में अगर कोई सा एक कम है तो ऑब्वियस सी बात हो गई वो लिमिटिंग है, और दूसरा कोई ज्यादा है तो वो बेटा एक्सेस हो गया। बिल्कुल दिमाग लगाइए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है वो भैया लिमिटिंग। का एग्जांपल दिया था, शादी पार्टी में कोई आइटम खत्म हो जाते हैं, पहले गर्मियां हैं, अगर शादी पार्टीज चल रही होती, कोरोना की वजह से बंद है, तो इस समय कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम पे अटैक रहता है बेटा, तो ये पहले खत्म हो जाती है, और गर्म कॉफी को कोई नहीं पी रहा होता इस समय, गर्मी ज्यादा है। तो जो ज्यादा कंज्यूम हो जाए, जो अमाउंट में कम है, जो पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग, जो भी आइटम पहले खत्म हो गया शादी पार्टी में वो लिमिटिंग है, और जो बच गया वो हमारा एक्सेस रिएजेंट है। तो हमने ये देख लिया। आप एग्जांपल देखते हैं, एक मोल को 3 मोल चाहिए, या तो सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, जब सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ज्यादा वाला क्या हो जाएगा बेटा लिमिटिंग, और ये एक्सेस। ज्यादा वाला क्यों कहा मैंने, एक को चाहिए था 3, तो इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, एक के मुकाबले 3, तो 5.5 के मुकाबले 5.5 इंटू 3, तो ये हो गया लिमिटिंग और ये हो गया एक्सेस। बिल्कुल ध्यान से देखिए, रिवाइंड कीजिए, दोबारा से पढ़िए। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, पूरा ध्यान लगाओगे, कहीं से कहीं एक भी दिक्कत आने नहीं दूंगा एनसीईआरटी में, इस बात की गारंटी है, लिख के रख लो। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको कोई सिखा भी नहीं पाएगा। आप पढ़िए, घर आ सकते हैं तो डाउट भी घर पे आके पूछ सकते हैं, फोन पे पूछ सकते हैं, जैसे आपके डाउट इकट्ठे हों आप आगे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पूरा सपोर्ट है आपके साथ, हर तरह का सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, हर सपोर्ट है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है। लेक्चर की लेंथ पे मत जाइए, काम पे जाइए। सवाल देखिए कितने हो रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का सवाल देखिए और खुद ट्राई करना, मुझसे कोई आंसर नहीं पूछेगा इसके, खुद सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर दीजिए। अब आते हैं बेटा हम आगे के काम पे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं, थ्योरेटिकल काम था। सिंपल सी रिएक्शन दे रहा हूं बेटा, कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 बन गया, तो हमने कल कर ली थी, चलो चेंज कर लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, सिंपल ही लेंगे फिलहाल। अभी सल्फर है, ऑक्सीजन है, कंबशन हुआ और SO3 बन गया। सपोज कर लीजिए 2 इसको कर देते हैं, 3 इसको कर देते हैं, और ये 2 हो जाएगा। देखो बैलेंस है कि नहीं, इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस है। सल्फर थोड़ा सॉलिड होता है, ये गैस है बेटा, और ये भी गैस है। इक्वेशन बैलेंस है तभी बात आगे चलेगी। अब सवाल है, इफ 55 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट, फाइंड पहला अमाउंट ऑफ SO3 formed, second amount of oxygen required। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पास सल्फर 55 ग्राम है, 55 ग्राम है, तो बताइए भाई साहब SO3 बनेगा कितना और O2 बनेगा कितना, एज्यूमिंग कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीटली रिएक्टेड। हमने आपसे ये कह दिया
कि सल्फर पूरी तरह से रिएक्ट कर चुका है। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्ट नहीं करता तो फिर देखना पड़ता है कितना रिएक्ट हो गया, उसके हिसाब से काम चलता है। तो हमने देखा बेटा सल्फर के 2 हैं, 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं और SO3 के 2 हैं। तो पहले मास निकालिए। सल्फर का मास 32 होता है, तो 2 इंटू 32 64 ग्राम्स आ गया। 3 टू 6, 16 इंटू 6, 6 6 36, 6 6 9, 96 ग्राम्स। और ये आएगा 2 इंटू 32 प्लस 48, तो ये 160 ग्राम आएगा बेटा। अब ये सब आपस में इक्वेट हो सकते हैं। अगर सल्फर 64 ग्राम होगा तो SO3 160 ग्राम बनता है, यानी कि पहला पार्ट अगर मुझे निकालना है तो जिनके बारे में बात करी गई है, जो दिया गया है और जो निकालना है, आमने सामने रखिए। 64 ग्राम सल्फर अगर पूरी तरह से नष्ट हो गया तो 160 ग्राम क्या बन जाएगा बेटा? SO3। अगर 64 ग्राम सल्फर आपके पास है तो 160 ग्राम क्या बन जाएगा बेटा? SO3 ऑन कंप्लीट रिएक्शन। तो भैया 1 ग्राम सल्फर कितने से कितना बनेगा? 160 अपॉन 64 ग्राम SO3 आपको मिल जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? यूनिटरी मेथड है, मोल कॉन्सेप्ट वाली कहानी आ गई फिर से। ये सब मोल्स वाले ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिएक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। जब 64 ग्राम सल्फर 96 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तब इतना बन जाता है। तो यानी 64 ग्राम सल्फर है और पूरी रिएक्शन हो गई तो इतने ग्राम क्या बन जाएगा बेटा? SO3। तो 1 ग्राम से इतना और 55 ग्राम सल्फर से 55 इंटू 160 अपॉन में 64 ग्राम SO3 बनेगा। सॉल्व आपको करना है, टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, इतना आप खुद भी कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? बात समझ में ये आई कि बैलेंस्ड इक्वेशन में आप रिएक्टेंट को एक दूसरे से प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट को भी। सेकंड पार्ट की बात करूं अगर बेटा, अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो हमने इक्वेशन देखी। तो 64 ग्राम सल्फर को रिएक्ट करने के लिए 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। देखो जी ध्यान से, 64 ग्राम सल्फर को रिएक्ट करने के लिए 96 यानी 96 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो भैया 1 ग्राम सल्फर के लिए क्या होगा? 96 अपॉन में 64 ग्राम ऑक्सीजन। 1 ग्राम सल्फर के लिए 96 अपॉन 64 ग्राम क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन। तो भाई 55 ग्राम सल्फर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 55 इंटू 96 अपॉन में 64 ग्राम क्या बेटा? ऑक्सीजन। तो आपने ऑक्सीजन का भी निकाल दिया और आपने SO3 का भी निकाल दिया। फिर से ध्यान से देखिए, सवाल में आपको एक इक्वेशन गिवन है, फिर आपसे कह रहे हैं इस इक्वेशन के हिसाब से सल्फर ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और SO3 बन गया। हमने कहा ठीक है, समझ में आ गई बात, अब बताइए क्या कहानी है आगे। फिर हमसे वो कह रहा है कि भैया मेरे पास 55 ग्राम सल्फर है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बताइए, कह रहे सपोज कीजिए 55 ग्राम सल्फर रिएक्ट कर चुका है, वो पूरी तरीके से यूज हो चुका है। अब बताइए कितना बना SO3 और कितना बना ऑक्सीजन। हमने पूरा ध्यान लगाया, समझा बात को, समझी बात, और फिर हमने इक्वेशन लिखी। इक्वेशन चेक कीजिए, मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर बैलेंस नहीं है तो आप कितना भी एफर्ट कर लीजिए, आपका काम जीरो है। बैलेंस होने के बाद आपने इसके मासेस लिख दिए, मासेस लिखे आपने, मजा आ गया भाई। अब जिसका दिया गया है और जो पूछा है, ट्रिक है, जिसका दिया है जिसका पूछा है कंपेयर कर दो। 64 ग्राम सल्फर जब पूरा इस्तेमाल हो जाता है तो 160 ग्राम SO3 बनता है। तो भैया 1 ग्राम से कितना बनता होगा? और 55 ग्राम से सॉल्व कर लेंगे। जब 64 ग्राम सल्फर लग जाता है तो 96 ग्राम ऑक्सीजन बन जाता है। तो 1 ग्राम से इतना और 55 ग्राम से इतना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भाई मेरे अगर इक्वेशन बैलेंस है तो स्टोइशियोमेट्री की हेल्प से ही हम ये सारा काम कर पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत आए पूछिए। अगले सवाल चलते हैं बेटा। क्वेश्चंस ही है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जिस चैप्टर में जो चीजें ज्यादा हैं एग्जाम में पूछी भी वही चीजें ज्यादा जाएंगी। स्टोइशियोमेट्री बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है और एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग आप डालते रहिए जो भी चल रही है आपकी नोट्स में। अगले सवाल पर आए, रिएक्शन हो रही है N2 की
O2 की, और इससे बेटा NO2 बन रहा है। तो हमने इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई। तो हमने क्या करा, यहाँ पे तो N2 भी रहने दो, यहाँ पे 2 कर दो। बैलेंस कैसे करें, NO2, चलो 2NO2 कर देते हैं, हो गई बैलेंस। नहीं, यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे। ठीक है क्वेश्चन बेटा, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। ठीक है भैया, यू हैव 14 किलोग्राम NO2 formed in the reaction। किसी रिएक्शन में 14 किलोग्राम NO2 बना है। ठीक है, ऊपर वाले के हिसाब से, ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से फाइंड करो। अब बताइए क्या फाइंड करना होगा। पहला, अमाउंट ऑफ N2 रिक्वायर्ड, सेकेंड अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड। आपको N2 की अमाउंट निकालनी है, आपको O2 की भी अमाउंट निकालनी है। हम आ गए सॉल्यूशन पे, तो देखा N2 प्लस O2 गिव्स 2NO2, सही है। 14 इसका मास होता है 28 ग्राम, 64 ग्राम, 2 इंटू 14 प्लस 32, 4 और 6 46, 92 ग्राम। सही है बेटा, बैलेंस है। अब जो दिया गया है और जो पूछा है उनको कंपेयर करना होता है। तो पहले पार्ट पर आए और लिखा, जो जनरली दिया आपसे पूछा जा रहा है ना बेटा, उसके हिसाब से कहानी चलती है। तो 2NO2 की रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पर N2 रिक्वायर्ड होता है। मास लिखूं इसके, तो 92 ग्राम बनने के लिए 28 ग्राम क्या लगता है बेटा, नाइट्रोजन लग जाता है। तो भैया 1 ग्राम के लिए कितना बनता होगा, 28 अपॉन में 92 ग्राम नाइट्रोजन। और आपने तो पूछा है जी 14 किलोग्राम, तो उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारे ग्राम में ही चल रहे हैं बेटा, यूनिट्स काटनी भी हैं। 14 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 28 अपॉन में 92, इतने ग्राम नाइट्रोजन आप बड़े आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट पर आए, टाइम खराब नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, कम समय में ज़्यादा काम देना है आपको। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, क्या पूछा है सेकंड पार्ट में हमसे, कि बताइए भैया ऑक्सीजन कितना लगेगा। फिर वही बात, 2NO2 को चाहिए 2 ऑक्सीजन, तो बेटा 92 ग्राम को लगेगा 64 ग्राम ऑक्सीजन, और 1 ग्राम NO2 के लिए हो जाएगा 64 अपॉन 92 ग्राम ऑक्सीजन। सही है बेटा। और 14 kg के लिए सेम रिपीटेड प्रोसीजर। आप एक बार अगर ध्यान से समझेंगे आपको दिक्कत नहीं आ सकती किसी भी हालत में, लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे, आपका कहीं और ध्यान रहेगा क्लास के वक्त, तो फिर आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए। अभी मास वाले हो गए, एक सवाल और कराऊंगा नंबर वाला, एक सवाल आपको दूंगा, और फिर हम अगली क्लास में लिमिटिंग और एक्सेस रीजन के ऊपर जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे, और फिर अगली क्लास में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा। चलिए बेटा, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है इस प्रकार से कि भैया हमारे पास N2 है, N2 का चलो हो गया, चेंज करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास है CH3OH, इसका हो रहा है कंबशन और बन रहा है CO2 और 2H2O। देखो पहले बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4, 1 और 2, ये लीजिए बैलेंस कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, 3/2 भी चल सकता है बेटा, या तो आप चाहे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा करना है बैलेंस, ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, 2 कार्बन 4 और 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 और 4 8,
6 और 2 8। देखिए ये इक्वेशन पूरी तरह से आपकी बैलेंस्ड है। अब सवाल में आपसे कहा गया है यू हैव 5.05 इंटू 10 की पावर 14 CH3OH मॉलिक्यूल्स। सही है, सब पूछा है। फाइंड पहला O2 रिक्वायर्ड, सेकंड H2O फॉर्म्ड। चलो दो पार्ट पूछे, तीसरा पार्ट छोड़ दिया, सेम ही आता हो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, ये और ये बराबर है, इसके बराबर ही रहेगा। अब देखिए सॉल्यूशन में साफ दिखाई दे रहा है कि 2CH3OH मीन्स 2 मोल्स CH3OH के प्लस 3O2 3 मोल्स O2 के, 2CO2 2 मोल्स CO2 प्लस 4H2O 4 मोल्स H2O के। सही है। अब मास दिया होता तो मोल को मास में कन्वर्ट करते, नंबर दिया है तो मोल्स को नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 मोल्स CH3OH मीन्स 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अरे सही है गलत है? बिल्कुल सही है। ये 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 O2 हो गए, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CO2 हो गए, एंड 4 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2 हो गया। पूरा डिटेल में काम करेंगे बेटा, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। अब पहला पार्ट क्या दिया है? CH3OH दिया है। क्या पूछा है? ऑक्सीजन पूछा है। तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CH3OH जब होते हैं तब 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन लग जाते हैं। क्या समझे? नहीं समझ गए भैया? तो ये और ये कैंसिल, यानी कि 1 CH3OH के लिए रिक्वायर्ड है 3/2 O2। तो भैया 5.05 इंटू 10 की पावर 14 CH3OH के लिए रिक्वायर्ड होगा 5.05 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 1.5 O2 मॉलिक्यूल। अब ये 1.5 कहाँ से आया तो आप भी समझ सकते हैं, 3/2 से कैंसिल हो गया, 3/2 को सॉल्व किया तो ये 1.5 ही आएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल ध्यान से, अगर मोल कॉन्सेप्ट इज्जत से पढ़ा है, तमीज से पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि मोल तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के भी बराबर है, मोल्स तो भैया हमारा मोलर मास के भी बराबर है और वॉल्यूम के भी बराबर है। मास वाले क्वेश्चन हो गए, एक पार्टिकल वाला कराया है, एक आप कह रहे हैं तो चलो वॉल्यूम वाला भी करा दूंगा। कहा नहीं है वैसे, अपने बच्चे सवाल के लिए कम ही कहते हैं, लेकिन कराएंगे बेटा। आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब आपको कराया जाएगा। एनसीईआरटी के एक सवाल कराऊंगा बेटा, हमेशा से ऐसे ही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सेकंड में क्या पूछा है? H2O फॉर्म्ड। तो आपने सिंपल, आप सिंपल भी कर सकते हैं कि 2CH3OH यानी 2 मोल्स, या नंबर से नंबर ही करो चलो, 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CH3OH अगर है तो रिक्वायर्ड है 4 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्या? H2O। तो भाई कैंसिल हो रहा है कुछ, यानी एक CH3OH के लिए 2 H2O रिक्वायर्ड है। तो भैया इतने के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे? 5.05 इंटू 10 की पावर 14, 5.05 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 2, 10.10 इंटू 10 की पावर 14 H2O रिक्वायर्ड। इतने हमें H2O क्या होंगे बेटा? रिक्वायर्ड होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, अब ये भी आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब थर्ड टाइप पे आता हूँ। उसके एक वॉल्यूम वाला ही रह गया है बेटा, बाकी लगभग सारे हो गए। दूसरा सवाल है बेटा, गैसेस की बात करते हैं। चलिए 2H2 है,
O2 से रिएक्ट कर रहा है और 2H2O2 बना रहा है। आप इन क्वेश्चंस को मोल के रेशो से भी कर सकते हैं। अब आपसे मैं कह रहा हूँ यू हैव 15.56 लीटर्स ऑफ H2O2, ठीक है, obtained using above reaction. Find volume of H2 required and O2 required. कंडीशन पूरी STP पे है, बात ही खत्म, ठीक है। वॉल्यूम की बात हमेशा STP पे हुई, वरना वॉल्यूम की बात आप कर ही नहीं सकते थे, तो हमें पता ही है बेटा। सॉल्यूशन पे आए, H2 2 है बेटा, सही है, 2 मोल्स H2, 1 मोल O2, 2 मोल्स H2O2, सही है। दोबारा से वही लिख दिया सेम, खैर कोई बात नहीं। अब वॉल्यूम पूछा है तो 2 इंटू 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स, 2 इंटू 22.4 लीटर्स, है बराबर क्या नहीं, बोलो है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 22.4 इनमें से अगर कॉमन निकाल दो तो 2:1:2 आया कुछ याद? कौन सा लॉ है ये है गे-लुजैक्स लॉ, यानी कि भैया गैसेस हमेशा एसटीपी पे किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे फिक्स्ड रेशो में ही रिएक्ट करती हैं, वरना ये रिएक्ट नहीं करती। तो अब हमें देखना है कि आगे क्या होना है। अब हमसे कहा गया आपके पास इतने लीटर H2O2 है, तो बताइए कितना लगा ऑक्सीजन, कितना लगा हाइड्रोजन। तो 2 इंटू 22.4 लीटर्स H2O2 को रिक्वायर्ड होता है 2 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो सब पढ़ गया, यानी 1 लीटर को 1 लीटर हाइड्रोजन, तो भैया 15.56 लीटर H2O2 को 15.56 लीटर ही हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम्पल बहुत करने हैं। अगले पर आया बेटा, अगला दिया मैंने आपको, क्या पूछा, ऑक्सीजन, तो आपने कहा 2 इंटू 22.4 लीटर्स H2O2 विल कंज्यूम 22.4 लीटर ऑफ O2, तो 1 लीटर H2O2 को लग जाएगा, काट दीजिए बेटा, 1 लीटर को लग जाएगा 1/2 लीटर O2, तो 15.56 को इतना आपका O2 रिक्वायर्ड होगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं बोर्ड पर, देखिए ध्यान से, 2-3 सवाल हैं, इनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे, कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं करते, प्लीज़ सॉल्व कीजिए, वरना पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जहाँ हम पढ़ेंगे लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के क्वेश्चंस। थ्योरेटिकली अभी हो चुका था एक, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, वो भी ट्रायल लेके देखें, पढ़ के देखें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।